नमस्कार। आज तबीयत थोड़ा बेहतर होने की वजह से कल तो बिल्कुल नहीं आ पाया था मैं। आज फिर मैं आपके सामने अपराध की एक घटना, बल्कि अपराध की दो घटनाओं के अदालती फैसले के साथ आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। ये दोनों फैसले कल यानी 5 अगस्त को अलग अलग अदालतों ने सुनाए। पहला फैसला तो बहुचर्चित फैसला, जिसके बारे में मैंने आपको अपने एपिसोड 1082 में मेरठ के गुदड़ी बाजार के ट्रिपल मर्डर केस के बारे में बताया था, और बहुत से सुधी श्रोताओं ने बार बार इसकी अपडेट जानने की कोशिश की थी। एक तो वो फैसला हुआ जो उत्तर प्रदेश से संबंधित था। दूसरा फैसला आया मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश के खारगोन जिले में एक बहुत ही हृदय विदारक घटना उसी तरह ट्रिपल मर्डर की तरह हुई थी, जिसमें एक व्यक्ति की हत्या की गई थी, जिसमें एक पत्नी और उसकी प्रेमिका ने मिलकर पति की बहुत ही निर्मम हत्या की थी। खारगोन मध्य प्रदेश का छोटा शांतिप्रिय शहर है, और इस हत्या के बाद बड़ा वहाँ पर बहुत इसका शोर शराबा भी हुआ था। खारगोन की हत्या तो करीब 6 साल पुरानी है, जिसका फैसला कल के ही दिन आया था, और गुदड़ी बाजार मेरठ का ये मर्डर केस 16 वर्ष पुराना है। गुदड़ी बाजार यानी मेरठ के उस ट्रिपल मर्डर के बारे में मैंने बहुत डिटेल में 1082 एपिसोड में बताया था। फिर भी आज उसका कुछ हिस्से को बताना ज़रूरी होगा जो कोर्ट में डिस्कशन में आए थे। पहले मैं आपको खारगोन की वो घटना बता दूं। हुआ यूं था कि मध्य प्रदेश के शहर खारगोन में 27 अगस्त 2018 को खंडवा इंदौर हाईवे पर करीब 75 फीट अंदर राम रतन गुर्जर, जो बभन गांव के रहने वाले थे, उनके खेत की मेड़ पर, कच्ची मेड़ पर एक व्यक्ति का बुरी तरह से सिर कुचला हुआ शव मिला। मृतक की उम्र 25-30 साल के आसपास आंकी गई। पुलिस ने उस समय बड़ी कोशिश की शव के पहचान किए जाने की, लेकिन शव की पहचान न हो पाई। कई दिनों बाद एक गुमशुदगी के सहारे पुलिस शव की पहचान करा पाई, और शव की शिनाख्त हुई लाल बहादुर विश्वकर्मा के रूप में, जिसकी उम्र 30 वर्ष थी। शव की शिनाख्त होने के पहले सनावद पुलिस स्टेशन था जहां पर ये लाश मिली थी, वहां पर क्राइम नंबर 359/18 में 302-201 यानी उस समय की हत्या और हत्या के साक्ष्य को छिपाने वाले धाराएं लगाई गईं। बाद में खैर शिनाख्त हो गई। पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू की, कैसे हुआ, क्या हुआ। पहले कुछ जमीन की रंजिश लोगों ने बताई, लेकिन पुलिस को पूछताछ करते करते ये बात पता लगी कि इसकी पत्नी का किसी से अफेयर था, और ऐसा लगता है कि उसी अफेयर के कारण इसकी हत्या हुई होगी। जब तक हत्या का पता नहीं लगा या जब तक शिनाख्त नहीं हुई, बड़ा हल्ला हुआ इस हत्या का। फिर मृतक की पत्नी किरण बाई को पुलिस थाने पर ले आई और उससे पूछा कि आपके पति कहाँ हैं। उसने बताया कि वो काम पर गए हैं, अभी तक लौटे नहीं हैं। कब बात हुई थी, मोबाइल नंबर क्या है, कब मोबाइल पे बात हुई थी, और थोड़ी देर में ही किरण बाई का झूठ पकड़ में आ गया। पुलिस ने सख्ती की, खातिरदारी की, विशिष्ट श्रेणी की पूछताछ की।
और तब ये पता लगा कि उसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर, प्रेमी इंद्र कुमार, प्रेमी रजनीश उर्फ रामू कान्हा, जिसकी उम्र 25 वर्ष थी, देवरी टोला थाना माधवनगर जिला कटनी का रहने वाला था, उसके साथ मिलकर इसने अपने पति लाल बहादुर विश्वकर्मा, जो करवाही थाना मझौली जिला सीधी का रहने वाला था, उसकी हत्या करा दी थी। पुलिस तफ्तीश में ये बताना आवश्यक होता है हत्या कैसे की गई और क्या कारण था। कारण पुलिस को मिल गया। हत्या कैसे की गई, किसी वाहन से कुचला जाना उसका पता लगा था मौके पर, कि किसी वाहन से सिर और गर्दन के इलाके पर कई बार आगे पीछे करके, लेकिन वो भारी वाहन के निशान थे। पुलिस ने फिर पूछना शुरू किया कि नहीं साहब ये नहीं पता, वो कैसे हुआ, क्या हुआ, ये सब नहीं पता। इस तरह की बातें शुरू की उसने। अपराधी जो रजनीश उर्फ रामू उर्फ कान्हा, ये तो लगभग सारी बातें छिपा गया, पचा गया, निगल गया। पुलिस के तमाम प्रयास के बाद भी इसने कुछ बताया नहीं, लेकिन पत्नी थोड़े से दबाव में टूट गई। पत्नी ने यह बताया कि इनको आयशर जो ट्रक होती है, आयशर ट्रक की चेचिस, जैसे जहां भी मैन्युफैक्चरिंग इसकी होती है, वहां से देश के अलग अलग शहरों में डीलर्स को सप्लाई करने के लिए जब एक साथ गाड़ियां, एक साथ चेचिस, आपने भी सड़कों पर देखा होगा, लाइन से 20-20, 25-25 चेचिस आगे पीछे होकर जाती रहती हैं। कारण उसका ये है कि कभी कभी चेचिस के लूटने का खतरा होता है। अकेले जा रहे हैं, गांव वालों में किसी ने लूट लिया, जल्दी से उसके ऊपर बॉडी बनवा दी, इंजन नंबर और चेचिस नंबर टेम्पर करा दिया, पता लगाना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जितनी गाड़ियां फैक्ट्री से निकलती हैं वो साथ साथ चलती हैं। पहले से ही प्लान बना था कि अगर अब की बार ड्राइवर्स की ज़रूरत पड़ेगी, कोई ड्राइवर आयशर कंपनी के रोल पे नहीं होते हैं, जैसे 100 गाड़ियां निकलनी हैं एक दिन में, तो किसी के थ्रू वो 100 ड्राइवरों का इंतज़ाम करते हैं, जिनको किसी को 3 दिन के लिए, किसी 4 दिन के लिए, और चूंकि नई चेचिस लेके जाते हैं कुछ पैसा उसमें अधिक मिल जाता है। उस दिन ये आयशर कंपनी के ऐसे ही एक नए चेचिस को लेकर गांव के पास तक आया। बाकी लोगों को जाने के लिए कह दिया और कहा कि हम घर पे थोड़ा काम है, काम निपटा के हम पीछे पीछे आ रहे हैं, आपके साथ हो लेंगे। उस गाड़ी की चेचिस को खड़ा करने के बाद ये सीधे अपनी प्रेमिका के पास गया और ये कहा कि फ़ोन करके उसको बुलवाओ, और आज बहुत अच्छा मौका है, कभी पुलिस पहुंच नहीं पाएगी हम तक, आज इसका काम तमाम कर देते हैं। बैठकर इंतज़ार करता रहा। शाम के समय जब वो अपने काम से लौट कर आया लाल बहादुर विश्वकर्मा, तो इसने रजनीश उर्फ रामू ने अंगोछे से उसका गला कस के, और जब वो निढाल होने लगा तो पत्नी भी उसके सीने पे सवार हो गई और इत्मीनान से उसका गला कस के उसकी जान निकाल ली। उसके बाद सड़क के किनारे ही वो घर थे, अपनी चेचिस लेकर घर के पास तक पहुंचा, रात होने का इंतज़ार किया और उसको चेचिस की केबिन में डाल दिया, उसके शव को। और वहाँ से फिर ये ले गया खंडवा इंदौर हाईवे पर। वहीं पर अगर उतार के उतारता तो आगे पीछे आने जाने वालों की नज़र पड़ सकती थी। तो करीब 75 फीट भीतर जाकर वही राम रतन गुजर के खेत की मेड़ पर उसको ऐसे लिटा कर रखा और अपनी वो 6 टायरा ट्रक आयशर की, पीछे शायद
4 टायर, 2-2 टायर होंगे, 4 टायर होंगे, आगे के 2 टायर। उससे पीछे के टायर से 2-3 बार उसके गर्दन से ऊपर उसको दबा दिया कि चेहरा पहचान में ना आए, और फिर वहां से सीधे गाड़ी लेकर गया और आंध्र प्रदेश में जहां उसे डीलर को डिलीवरी करनी थी उसे डिलीवर कर दिया। डीलर ने आगे जिसको बेचना था उसे, या जो वेटिंग में था उसे बेच दिया ताकि वो अपनी बॉडी बनवा के उस चेचिस पर उसका इस्तेमाल कर सके। जब ये बात मृतक जो पति थे उसकी पत्नी ने बताई तो पुलिस ने आंध्र प्रदेश के उस डीलर से ये पता करके कि किसको बेचा गया है, वहाँ से वो ट्रक मंगवाया गया। उसको एविडेंस के तौर पर कोर्ट के सामने प्रस्तुत किया गया और उस समय मौके से जो टायर मार्क मिले थे, जिनकी फोटोग्राफ मिली थी, उनको उनके टायरों से मिलान कराया गया। 2018 से ये मुकदमा चलता रहा और कल यानी 5 अगस्त को उसमें दोनों को, पत्नी और उसके प्रेमी को, आजीवन कारावास की सजा अदालत ने सुनाई है और 15-15 हजार रुपए का अर्थदंड भी दिया है। दूसरा जो मैं आपको बता रहा था, जिसके बारे में कई बार डिस्कशन हुआ है, मेरठ के गुदड़ी बाजार का मर्डर केस, उसका भी फैसला कल ही यानी 5 अगस्त को आया है। खचाखच भरी अदालत में क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पर जो बहस हुई, वो बहस सुनने के बाद जज साहब उठकर चले गए और उसके बाद शाम को जब लौटे वो लंच के बाद, तब उन्होंने ये फैसला सुनाया। मैंने आपको बताया था कि एक मेरठ के बहुत ही प्रभावशाली आदमी उस समय थे, हाजी इजलाल। हाजी इजलाल को शीबा सोलंकी नाम की एक लड़की से इश्क हो गया। वहीं कॉलेज में पढ़ती थी और हाजी इजलाल उस पर पानी की तरह पैसा लुटाने लगे। लड़की भी उस पैसे के लालच में कह लें या पैसे की वजह से, जो भी कह लें, वो उसके इशारों पर नाचने लगी। और जब भी वही नखरे वाली बात की, ये चाहिए, गोल्ड, डायमंड, जाने क्या क्या, वो हाजी इजलाल उसको देते रहे। इसी बीच में हाजी इजलाल को ये पता लगा कि ये कॉलेज के ही पढ़ने वाले एक लड़के सुनील ढाका, उसके 2 दोस्त पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल, इनके साथ बाजार में कहीं देखी गई है। हाजी इजलाल ने अपने लड़के लगाए, अपने कारिंदे लगाए ये पता करने के लिए। तो कारिंदों ने भी लौट कर ये बताया कि हाँ, ये तीनों लड़के उसके आसपास मंडराते हैं और उसी के साथ कभी ये खाना खाने, कभी ये चाय पीने, कभी ये गोलगप्पे खाने के लिए आती जाती है। हाजी इजलाल को ये बात, हाजी इजलाल को ये बात बहुत नागवार गुजरी। उन्होंने शीबा से ये बात पूछी कि ये कौन लोग हैं, क्यों तुम इनके साथ घूमती हो। तो उसने कहा कुछ नहीं, सब ऐसे ही दोस्त हैं। उन्होंने कहा अगर ऐसे ही दोस्त हैं, इनको बुलवाओ, मेरे घर पे बुलवाओ, ये कह के बुलवाओ कि आज एक पार्टी है, इन लोगों को बुलाना है। तो उसने कहा सबको क्यों बुलवाएं, बुलवाएंगे, सिर्फ इसमें से एक है सुनील ढाका, जो थोड़ा बहुत इस तरह के जेस्चर देता है कि वो मुझे पसंद करता है। बोले इसके मन में ये ख्याल आया भी कैसे, और बाकी 2 उसकी मदद करते हैं, इसलिए तुम तीनों को बुलवाओ। शीबा ने फौरन उनको फ़ोन किया, शीबा सिरोही ने, और कहा कि हाजी के मकान पे आ जाइए, आज यहाँ एक पार्टी है। सुनील ढाका तो थोड़ा हिचका, क्योंकि वो जानता था कि उसके थोड़ा बहुत वो भी उसका अफेयर है उस लड़की से, लेकिन बाकी दोनों दोस्त तो सिर्फ उसके दोस्त थे सुनील ढाका के,
उनका उस लड़की से कोई लेना देना नहीं था। जैसे तमाम होते हैं कि अपना 3-4 दोस्तों का एक टुकड़ी होती है, वो कहीं भी जाएंगे और वो एक दूसरे के इस तरह के व्यक्तिगत अफेयर में कभी दखल नहीं देते, मदद ही करते हैं, दखल नहीं देते। वैसा ही कुछ इन दोनों के साथ हुआ था, पुनीत गिरी और सुधीर उज्ज्वल के साथ। ये गए हाजी इजलाल के घर पर, वहाँ इनको बेहतरीन शराब की पार्टी कराई गई। जब ये तीनों शराब के नशे में चूर हो गए, ध्यान देने वाली बात यह है कि सीबा सिरोही भी मौजूद थी। इन तीनों को अपने कमरे में बंधक बना लिया। अपने भाइयों को और जो जानने वाले हैं उनको बुलवाया। पहले इनको जी भर के पीटा, इतना पीटा कि ये बेहोश हो गए। घंटों पीटा, लाठी से, डंडे से, रॉड से, सरिया से। और ये काम किसी दूसरे ने नहीं, हाजी इजलाल ने खुद किया। जब बेहोश हो गए तो तीनों की आंखें, दो आंखें एक एक पे रही होती हैं, यानी 6 आंखें तलवार से खोद खोद कर निकाल ली। इसके बाद भी मन नहीं माना, तीनों की गर्दन काट दी। तब भी मन नहीं माना, तीनों को 2-2 गोलियां मार दी, सब अपने घर के उसी कमरे में। तब भी मन नहीं माना तो उनके अलग अलग अंगों को काटता रहा। सुबह 4 बजे या 4:30 बजे जब उसको नींद आने लगी तो इसने कहा कि घर के बाहर जो कमरा सड़क की तरफ खुलता है उसकी सीढ़ियों पे इसको डाला। कारिंदे, न मैंने बताया पैसों की कमी थी, न आदमियों की कमी थी, बड़े व्यापारियों में गिनती थी। कारिंदों ने उसे सीढ़ी पर डाल दिया, तीनों को लहू लुहान शरीर को घसीट के वहां डाल दिया और सीढ़ियों से रिस रिस के तीनों का खून सड़क पर आने लगा। सुबह 6-7 बजे के आसपास लोगों ने शोर मचाना शुरू किया कि इतना ब्लड कहां से बराबर गिर रहा है। ज्यादा शोर हुआ, हाजी इजलाल की भी नींद टूटी, वो भी बाहर आए। कारिंदों ने जब उसको खोला तो सबके होश फाख्ता हो गए। 3-3 लाशें बुरी तरह से कटी फटी हुई। नशा उतर गया हाजी इजलाल का भी। अपनी गाड़ियों का काफिला मंगवाया, 6-7-8 गाड़ियां थी उसके काफिले में, जिनमें से एक पर नीली बत्ती भी लगी हुई थी। एक गाड़ी वहीं उस कमरे की सीढ़ी के पास लगाई और उन तीनों की लाशों को, कटी फटी लाशों को जबरदस्ती उसके भीतर ठूंसा। इस बीच में इन गाड़ियों के पीछे, गुदड़ी बाजार की गलियां बहुत सकरी हैं, उनके पीछे गाड़ियों की लाइन लग गई, यानी ट्रैफिक जाम हो गया और हर आदमी कौतूहलवश उतर के ये देखता रहा कि कैसे 3 यंगस्टर्स की लाशें टुकड़ों में कटी हुई गाड़ी में ठूंसी जा रही हैं। लेकिन मजाल है कि कोई बोला हो, मजाल है किसी ने आवाज़ उठाई हो, मजाल है किसी ने पुलिस तक इत्तला की हो। आप रसूख का अंदाजा इसी से लगाएं। हाजी इजलाल उस गाड़ी को लेकर भागा, हिंडन नदी में फेंकने के चक्कर में। हिंडन के पास पहुंचकर उसकी गाड़ी का तेल खत्म हो गया। इसके पहले कि गाड़ी का इंतजाम करता, डिग्गी से टपकता हुआ खून देखकर 2-4 राहगीर रुक गए। लाशों को गाड़ी में ही छोड़कर वहां से ये लोग भाग आए। बागपत की बात थी ये। अगले दिन जब 3 लाशें मिली, इनकी पहचान हुई तो हाहाकार मच गया। पूरे शहर को पता था किसने मारा, कहाँ लादा गया, कैसे यहाँ से ले जाया गया, लेकिन किसी ने चूं नहीं की। और उस पूरे मुकदमे में फिर ये विवेचना ट्रांसफ़र हुई बागपत से मेरठ कोतवाली को। वहाँ पूरी विवेचना हुई, चार्जशीट सबमिट की गई और 14 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई, जिनमें से 6 जमानत में हैं और 1 आरोपी माजिद की मौत हो चुकी है और 7 लोग 16 सालों से जेल में ही हैं।
हाजी इजलाल के तीनों भाई, हाजी इजलाल, अफजाल और परवेज, ड्राइवर मन्नू ड्राइवर, इन सब के साथ साथ जो बाकी और थे उनके साथ साथ शीबा सिरोही भी, जिनकी जमानत बाद में हुई। वो परवेज, महराज, रिजवान, बदरुद्दीन, वसीम और शीबा सिरोही। 5 अगस्त को शीबा सिरोही भी मुंह ढके हुए अपनी मां के साथ 30 को भी कोर्ट में आई थी, वो 31 को भी कोर्ट में आई थी और 5 तारीख को भी वो कोर्ट में हाजिर हुई। हाजिर ही होना था। और जैसे ही अदालत का फैसला आया आजीवन कारावास का, वैसे ही इन सब को हिरासत में लिया गया। बचाव पक्ष के जो अधिवक्ता थे, अच्छा, बड़े बड़े वकील आए, पानी की तरह पैसा बहाया गया। और मैंने उस एपिसोड में 1082 में आपसे ये कहा था कि लोगों की निगाहें फैसले पर है, कि कहीं पैसे की ये चमक फैसले पर भारी न पड़ने लगे। हर आदमी इसी इंतज़ार में था, पूरा वेस्टर्न यूपी इस फैसले का इंतज़ार कर रहा था। और कल जैसे ही उस पर सोशल मीडिया पे फैसले की खबरें आने लगीं, इसको बहुत से लोगों ने इसे पढ़ा और फिर सुकून की सांस भी ली। बचाव पक्ष के अधिवक्ता सिर्फ क्वांटम ऑफ पनिशमेंट की बहस में यही बात दोहराते रहे कि साहब ये रेयरेस्ट ऑफ रेयर की श्रेणी में नहीं आएगा, यानी इनको फांसी की सज़ा से बचा दिया जाए, कि शवों के टुकड़े नहीं किए गए, ये सिर्फ मीडिया ट्रायल है, ये दुर्लभ श्रेणी में नहीं आता है, ये सब बातें। और सरकारी वकील ने ये कहा कि साहब तीनों युवकों के साथ जानवरों जैसा सलूक हुआ है, छुरे से गले काटे गए, गोलियां मारी गईं, पाइपों से पीटा गया। ऐसे लोग समाज के लिए खतरा है, इन्हें फांसी की सज़ा दी जानी चाहिए। बहरहाल फांसी नहीं मिली, लेकिन इन सभी को आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। इस केस में 14 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट लगी थी, इसमें 2 की मौत पहले हो गई थी। एक नामजद जुवेनाइल था, इसलिए वो 3 साल के बाद छूट गया। 33 लोगों की सिर्फ इसमें गवाही हुई थी और बाकी 16 साल तक ये मुकदमा चलता रहा। इतनी देर क्यों चला होगा आप खुद समझ सकते हैं। क्या इसमें ढेर सारी बातें रही होंगी ये भी आप समझ सकते हैं। लेकिन पैरोकारों की पैरवी और न्याय व्यवस्था ने इस मुकदमे को अपने अंजाम तक पहुंचा दिया। आज की घटना देखिए, आज की घटना में मैं दोनों फैसलों का ही जिक्र करूंगा। जैसा मैंने पहले बताया कि एपिसोड 1082 में मेरठ के ट्रिपल मर्डर की घटना मैंने बताई थी, जिसमें एक बहुत ही प्रभावशाली और अमीर आदमी ने अपनी प्रेमिका के नए आशिक और उसके 2 दोस्तों की बहुत ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। 30 जुलाई को फैसला आना था, 31 पे टाल दिया गया। 31 जुलाई को सभी आरोपियों को दोषी माना कोर्ट ने और 5 अगस्त को सज़ा सुनाने की तारीख का ऐलान किया गया और 5 को ही कहा गया क्वांटम ऑफ पनिशमेंट पे हम बहस सुनेंगे। पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नज़र इस फैसले पर थी और सुनवाई के दौरान जिस तरह से जब वकील दिल्ली से, लखनऊ से बड़े वकील आते थे आरोपियों के पक्ष में, अखबारों में खूब छपता था कि आज फलां आए हैं, आज फलां आए हैं, आज फलां आए हैं। तो जिस तरह बड़े बड़े वकील आते थे आरोपियों की पैरवी में और जिस तरह पैसा पानी की तरह बहाया गया, तो सामान्य लोगों को इस फैसले का इंतज़ार था कि इसमें, इस मुकदमे में या इस फैसले में पैसे की जीत होती है कि न्याय की जीत होती है। लेकिन कल जब ये फैसला आया तो लोगों ने राहत भरी सांस ली कि वास्तव में न्याय की जीत हुई है
चाहते तो सब ये थे, या अंदाज सबको ये था कि इतने नृशंस हत्याकांड में सभी को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। लेकिन ठीक है, कानूनी दांव-पेच की बात है, लेकिन सबको बराबर सज़ा मिली, जिसमें शीबा सिरोही, जो पूरे समय घर में मौजूद थी जब ये कत्लेआम हो रहा था, उसको भी आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई गई। और ये आजीवन कारावास वो समय के कैलकुलेशन वाला नहीं है कि 18 साल हो गया रिहा कर दिया जाए। ये मृत्यु तक जेल में, यानी जीवन पर्यंत जेल में सज़ा काटने की बात हुई है। ऐसे ही दूसरा खारगौन वाला फैसला वो भी कल ही आया था, जिसमें प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की निर्मम हत्या की थी। अच्छा, हत्या की सफाई देखिए कि कितना कॉन्फिडेंस था कि हमारा कुछ नहीं होगा, पुलिस हम तक नहीं पहुंच पाएगी। कि 6 टायर वाली चेचिस होती है आयशर कंपनी की, उसको कंपनी से लाकर घर के पास खड़ा किया गया कि इसी से मारेंगे उसे, और फिर इसकी डिलीवरी जहां होनी है, जो गंतव्य है, वहां चला जाएगा। पुलिस अगर वहां तक पहुंचेगी भी तो 50 और लोगों की गवाही होगी कि साहब ये तो हम लोगों के साथ ही साथ गाड़ी लेकर आया था। ये बात झूठ है कि इसने इस चेचिस वाली गाड़ी से हत्या की होगी। हत्या की और तुरंत ले जाके आंध्र प्रदेश में उस डीलर को जहां इसे डिलीवर करना था वहां डिलीवर भी कर दिया। प्रेमी बहुत गंभीर पाचन शक्ति वाला व्यक्ति था। पुलिस की तमाम तरकीबों के बाद भी वो पूरी घटना पचा गया था। भला हो उस महिला का या उन पुलिस वालों को जिन्होंने महिला कांस्टेबल्स को जिन्होंने उससे पूछताछ की, कि उसने सब कुछ उगल दिया और फाइनली वो ट्रक जिससे कुचला गया था वो आंध्र प्रदेश से पुलिस ले आई और उसको एज एविडेंस अदालत में प्रस्तुत किया। इस मामले में भी अदालत ने आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। तो कहने का मतलब सिर्फ ये है कि जैसी करनी वैसी भरनी। हालांकि लोग ये भी कहते हैं कि सबके साथ ऐसा नहीं होता, लेकिन होता तो है, भले सबके साथ ना हो। जिस समय इन लोगों ने ये अपराध किया होगा, ये कभी सोचा भी नहीं होगा कि हमें भी ऐसे ही दिन देखने होंगे। इसलिए ये ठीक है, सही कहा है, बड़ों ने कहा है, बुजुर्गों ने कहा है, बड़े एक्सपीरियंस से कहा है कि जैसी करनी वैसी करनी। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।